कि उत्तर प्रदेश में जहां से ये सोच रहे थे कोई सेंध नहीं मारेगा, किला है हमारा, कोई उसको भेद नहीं सकता, उस किले को ही ध्वस्त कर दिया ठीक है। हमारे वंदना गठबंधन पोपली ने। जी मेरे साथ जुड़ चुकी, मैं उनसे ही रिएक्शन ले लेता हूँ। वंदना जी, एक तो 10 की बात कर रहे थे आप लोग, 400 पार की बात कर रहे थे, सबकी हवा निकल गई, कमल हांडा जी कह रही। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को बधाई देना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं और हम एनडीए जो हमारा गठबंधन है ना उसने मेजोरिटी को छू लिया है। अभी मैं सुन रही थी कमल हांडा जी को, बहुत बड़ी बड़ी बातें ये पहले से ही करती हैं, तो आज तो कोई कहना ही नहीं है कुछ की कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम 50-50 पर है। माफ कीजिए, 99 सीट्स लाने वाले और आप अगर भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को 50-50 में कंपेयर करते हैं तो उसको आप देखिएगा। अगर आप देश की बात कर रहे हैं और जहां तक प्रदेश की बात करें, ठीक है 6 सीटों पर हम जीते हैं, 5 सीटों पर आप जीते हैं। पांच 6 नहीं जीते हैं आप, 5। करेक्ट योरसेल्फ। वो एक उपचुनाव की भी बात कर रही हैं, वो एक उपचुनाव की 11 सीटों पे चुनाव हुए थे, अपना गणित ठीक करिए। एक ये भी बोलिए कि हाँ एक विधायक का था। चलिए ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों लोग सही हैं, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे बीच में ना बोले तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती और आप भी कृपया करके मेरे बीच में नहीं बोले, वो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर सबक सीखने की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि गन पॉइंट पर जो बातें आप यहाँ पर कर रहे थे, मुझे लगता है कि गन पॉइंट पर आपकी सरकार में क्या क्या होता था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी के टाइम में क्या, अरे अरे बड़ा ऐतराज है इनको तो, बोलिए आमिर जी कैसे डिबेट होगी ये? नहीं हांडा जी भाई सुन लीजिए, आज तो आप 50-50 पर हैं भाई, सुनिए तो कहीं कम से कम, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गन पॉइंट की यहाँ पर बात कर रहे थे और ये इमरजेंसी के टाइम में क्या करते थे ये बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बार बार कहा, हिटलरशिप की बात करते रहे, ये इस तरह की बातें करते रहे। मुझे इतना बता दीजिए कि जो नैरेटिव सेट करने का जो इनका तरीका है लगातार चलता रहा है और जनता कहीं ना कहीं इस बरगलाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इतना भी कामयाब नहीं हुए कि हम जीत गए और हम हार गए, ये वाली स्थिति नहीं रही है। जीते फिर भी हम ही हैं, आप लोग हारे हैं। 99 सीट आई है। अगर लोकसभा चुनाव हो रहे तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है, हमारी सरकार बन रही है, इस चीज को समझेगा। तो एक बार कोशिश की गई थी बरगलाने की, तो वो कोशिश आपकी की गई थी, आप बता दीजिए। जिस किसान आंदोलन को लेकर बार बार कहते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, ये वाली बातें जब उन्होंने कही थी, वहीं पर उनके जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी क्या कहते रहे कि अरे अदानी अंबानी का तो हमारे को कुछ दे देते तो हम उनके खिलाफ नहीं बोलते। तो ये जो क्लियर सिचुएशन है यहाँ पर, झूठ क्या मैं आपको बयान कर सकती हूँ, कितनी देर लगती है? सुनना चाहती है तो कम से कम इस तरह से मत करिए। मैं झूठ बोल रहे थे, मैं अभी आपको 1 सेकंड में बयान सुना दूंगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे पास नहीं ठीक है कमल हांडा जी, 1 सेकंड झूठा ठहरा रही है ना, तो मैं उसको बता देती हूँ वो सच्चा बयान है। वो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था कि अगर हमारे को पैसे दे देते तो हम उनके खिलाफ आरोप नहीं लगाते। तो ये देखिए, ना तो इन्होंने पास्ट की बात करी, ना इन्होंने प्रेजेंट की बात करी, उन्होंने उस नैरेटिव की बात करी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। जी उनका ये भी कहना है कि अभी इंतजार करिए, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, अभी 2-3 दिन का इंतजार और करिए, कुछ भी बदल सकता है। जो आपके अलाई हैं वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहेंगे, वो हो सकता है उधर चले जाए। देखिए, कहते हैं ना कि दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो ठीक है ये ख्याल रख सकते हैं अपने पास में, लेकिन कम से कम उन लोगों का भी ध्यान रख लीजिएगा जो आपके साथ खड़े हैं, वो साथ खड़े भी रहते हैं नहीं खड़े रहते, उसका भी ध्यान इनको रखना पड़ेगा कि कहाँ पर भाग जाते हैं। अभी तक इनका कैंडिडेट भी डिक्लेयर्ड नहीं है और ये क्या सोचते हैं कि आपस में जो जिस तरह से इनके सिर पर टवल रही है पूरे समय में, और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ को ले लेंगे, तो बड़ी हैरानी वाली बात। और मैं तो एक मजाक ही कर दिया इन्होंने कि देखिए आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा। 99 पर खड़े हैं ये, 99 इनका नंबर आया, अभी भी नंबर रिविजन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस आने वाले समय में कहाँ पर जा सकते हैं वो भी देखेंगे। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीटों का चेंज जो है वो अभी भी चल रहा है, नंबर अभी भी बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है हम अपनी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उस पर जवाब दें, उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रही है उसकी बात करें। अगर वो अलायंस की बात करेंगे तो आप अलायंस के तौर पे ज्यादा हैं, अगर इंडिविजुअल करेंगे तो उसमें आप ज्यादा हैं, ठीक है। मैं अरविंद जी का रुख कर लेता हूं। अरविंद जी, बहुत सारे हम लोगों ने देखे कि कैंपेन हो रहे थे और उसमें आप लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि भाई जननायक जनता पार्टी भी बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाली है, लेकिन तस्वीरें उससे बिल्कुल इतर हैं। ये कैसे परिणाम और इसका एनालिसिस आप कैसे कर रहे हैं?
अरविंद जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, एक बार म्यूट करें आप। एक बार आप रिपीट कर दीजिए। हाँ जी जी, मैं सुन पा अरविंद जी मेरा प्रश्न यही था कि जननायक जनता पार्टी भी ये कह रही थी कि हम प्रदर्शन बढ़िया करेंगे लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी, लेकिन वैसा कम से कम लोकसभा के लिए लिहाज से नहीं दिख रहा है, कैसे देखें इसको? हाँ बिल्कुल, हमें भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी जिस तरह का ये रिजल्ट आया है। ये प्रत्याशित रिजल्ट है और जरूर हम इस पे पार्टी अपने स्तर पर चर्चा करेंगे और हम विश्लेषण करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कहाँ क्या कमियां रही हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। हमने जो चुनाव लड़ा था असल में ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, परंतु हमारी जो लड़ाई थी, हमने जिस आधार पर चुनाव लड़ा था, हमारा प्रयास ये था कि अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उनको मुद्दा बनाकर हम इस चुनाव को लड़ें। परंतु ऐसा लगता है रिजल्ट देखकर कि शायद हरियाणा प्रदेश की जनता ने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा किया है इस विषय में। परंतु हमारी लड़ाई चूंकि अपने प्रदेश के और प्रदेश से के हमारे जिलों के, हमारे विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर ज्यादा है, तो आगे भी हम क्योंकि विधानसभा चुनाव अब 3-4 महीने बाद हैं, हम उसको लेकर पूरा फोकस करेंगे और जहां जो कमियां रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो कैंडिडेट जीते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, मैं उन्हें भी जीत की बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें वोट दिया है, मैंडेट दिया है, भाजपा को भी मैंडेट मिला है, तो उस उम्मीद पर ये लोग जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और जनता जिस उम्मीद के साथ वोट करती है उन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ये उनके काम करें, लोगों की समस्याओं को सुने, उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। ये जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी जो लोकसभा सांसद जीत कर आए हैं और नायब सैनी जी जीत कर आए हैं, उन सभी से ये जरूर बात आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहिए। ठीक है, जगदीश कौर पन्नू जी, चूंकि आप लोग भी ये कह रहे थे कि देखिए इस बार आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो और बेहतर स्थिति में होगा और खासतौर से कुरुक्षेत्र सीट पर जहां अभय चौटाला जी थे, आप लोग ये कह रहे थे कि वो जीतेंगे वहां से, क्योंकि कैंडिडेट एक मजबूत कैंडिडेट आप वहां पर दे रहे हैं, लेकिन तीसरे पायदान पर वो वहां पर अगर पहुंच जाएं, इंडियन नेशनल लोकदल इसका एनालिसिस कैसे करेगा फिर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कुरुक्षेत्र से अभय सिंह जी उतरे तो हमें पूर्ण विश्वास था, क्योंकि जनता की आवाज को उन्होंने विधानसभा में बहुत अच्छे से उठाया। फिर चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, आई मीन जैसे कि हरियाणा की कोई भी प्रॉब्लम रही, अभय सिंह चौटाला जी ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ उस प्रॉब्लम को भी उठाया और लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को भी सुलझाने की कोशिश की। पर ये जनादेश है, कोई ना कोई कमी हमें जरूर रही होगी और हम अब अपना आंकलन भी करेंगे कि हमसे कहाँ कमी रह गई कि जो जनता ने अभय सिंह जैसे नेता जो कहते हैं वो करते हैं और हमेशा उन्होंने कोशिश की कि हरियाणा की जनता को जहां भी दिक्कत महसूस हो, चाहे वो किसी भी विधानसभा की रही हो, पूरे हरियाणा की, उन्हें उसको बहुत अच्छे से उठाया। फिर भी अगर लोगों को कहीं कोई कमी महसूस हमें हुई है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे अपनी उस कमी को ढूंढने की और दोबारा से हम लोग फिर उतरेंगे 3 महीने बाद विधानसभा के अंदर और कोशिश करेंगे कि जो कमियां हम में रही हैं हम उसको पूरा कर पाए। और आपके चैनल के थ्रू मैं सभी जो भी आप कैंडिडेट जीते उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, एक काम जो सब चाहते थे, इस बार मेजोरिटी में बेशक बीजेपी वाले कह रहे हैं वो मेजोरिटी में नहीं है, 240 पे है और कहते हैं कई बार एक इंसान से भी रह जाता है। तो अभी जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, इनको इतने अहंकार के साथ मेन लोगों का, हमारा भी मकसद यही था, किसान आंदोलन जो रहा आपने भी देखा होगा, हरियाणा का बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा जिसकी वजह से पंजाब में ये बिल्कुल जीरो पे रहे हैं, हरियाणा में आधे में आके खड़े हो गए हैं, महाराष्ट्र आपके सामने है, वहां क्या रहा, यूपी जो सबसे बड़ा है वहां इनके हालात क्या रहे हैं। तो ये इनका अहंकार ही है जो इनको यहाँ तक लेकर आया है। अगर ये अब भी नहीं समझते तो आने वाला समय 3 महीने बाद इनके लिए और बहुत बुरी स्थिति लेके आने वाला है। इसीलिए जो भी कहीं सोच समझ कर कहीं समझ के कहीं, ये जनता है, ये प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन था, बहुत बड़ा इलेक्शन था और हम हरियाणा जैसे स्टेट में शायद उन जगहों पर एक राजनीतिक नहीं, लेकिन वो किसान फिर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ क्यों नहीं खड़ा होता जो बीजेपी के अगेंस्ट है? क्योंकि वो भाई आप तो कहते हैं कि आप तो किसानों के लिए ही समर्पित हैं, अभय चौटाला जी ने तो इस्तीफा ही इसीलिए दिया था पीक किसान आंदोलन के समय में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर तीसरे नंबर पर आना पड़ जाए तो मुझे लगता है कि बीजेपी से ज्यादा आत्मचिंतन की जरूरत पन्नू जी आपको है
और विधानसभा में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो सीधी फाइट है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में, फिर आप विधानसभा में कैसे कॉम्पिटिट करेंगे? देखिए आज जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था वो ये था कि इनको मेजोरिटी में नहीं आने देना। सिर्फ 2 इलेक्शंस, मैं सिर्फ फरीदाबाद की हरियाणा की बात नहीं करना चाहूंगी, पूरे देश की बात करना चाहूंगी। इलेक्शन ही इसी पे हुआ है कि किस तरह इनकी मेजोरिटी को रोका जाए, वही एक मेन मकसद रहा है। मेजोरिटी में तो आ गए ना, मेजोरिटी में तो 291 सीटें हैं इनके पास। मैं फरीदाबाद की बात करूं, मैं जितनी जनता के बीच में रही हूं भाई, मेजोरिटी में तो पहुंच गए ना। वो एनडीए अलायंस तो लड़ा ना भाई, एनडीए तो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग लड़ रहे थे, उन्होंने सीटें दी अपने सहयोगियों को, उन्होंने जेडीयू को सीटें दी, उन्होंने जेडीयू को सीटें दी तो जेडीयू जीती, उन्होंने टीडीपी को सीटें दी तब वो जीते। भाई अलायंस पार्टनर को आप नकार देंगे, ऐसे तो फिर इंडिया अलायंस को भी अलग अलग करिए भाई। वो 234 क्या, वहां तो 99 सीटें मिली हुई हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी को। ये देखिए अब ये खरीद फरोख्त शुरू होगी, कुछ भी हो सकता है, उसमें इंडिया गठबंधन भी जीत नहीं खरीद फरोख्त नहीं भाई, वो एनडीए अलायंस को पूरा फुल क्लियर कट मेजोरिटी मिली भाई। 272 चाहिए ना, 291 अभी भी है। आपकी बात मान ली। फिर एक बात बताइए, आपने अभी देखा होगा, थोड़ी देर पहले मैं खुद देख रही थी कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को इनवाइट किया है कि हम आपको डिप्टी पीएम बना देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक फाइनली इन्विटेशन तो कोई किसी को भी दे सकता है। अब ये उनके अलायंस पार्टनर को इन्विटेशन देना शुरू कर दें। अब भारतीय जनता पार्टी भी भाई ऐसा थोड़ी ना, इंडिया अलायंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये अब देना न्योता शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आदमी चला गया वहां। जब वो चले जाएंगे तब उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो मेजोरिटी उनके ही पास है ना, अभी तो उनके पास मेजोरिटी है ना। और नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश कुमार ही डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। अगर आप ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार बार बार पन्नू जी पलट जाते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। डिसाइसिव फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है। इस बीच मोदी जी क्या कह रहे हैं, चलिए सीधे आपको वहां ले चलते हैं। भारत माता की